हम दूसरे इलाकों के लोगों को ये सोचना होगा कि उन्हें अपने वोट के बदले मुफ्त का सोना चांदी, मुफ्त का रंगीन टीवी, मुफ्त की वॉशिंग मशीन जैसे उपहार चाहिए या फिर एक वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो बड़े बड़े नेता वोटरों को ये कहकर लुभाते हैं कि अगर आपने हमें वोट दिया तो आपको मुफ्त में सोना चांदी मिलेगा, रंगीन टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा। और इस तरह आम जनता का ध्यान बड़े मुद्दों से हट जाता है। और आज चेन्नई के लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि बड़ा मुद्दा क्या है। बड़ा मुद्दा मुफ्त का सोना चांदी या रंगीन टीवी है, या फिर बड़ा मुद्दा इस तरह की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आज चेन्नई पानी में डूब चुका है। चेन्नई शहर की बाढ़ को प्राकृतिक आपदा बताया जा रहा है, लेकिन यह प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा है और आज हम ये साबित कर देंगे। यानी चेन्नई की बाढ़ के लिए कहीं ना कहीं हमारा खुद का सिस्टम ही जिम्मेदार है, और वो लोग जिम्मेदार हैं जो कि हमारे इस सिस्टम को अब तक चलाते आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये कहते रहेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा है। चेन्नई के लिए भारी बारिश कोई नई बात नहीं है। ये शहर बंगाल की खाड़ी के पास है और इस शहर ने हर 10 वर्ष में कम से कम एक बार भारी बारिश जरूर देखी है। चेन्नई वासियों को 1969, उसके बाद 1976, 1985, 1986, माफ कीजिएगा 96, 1998 और 2005 की बारिश जरूर याद होगी। वर्ष 1976 में तो अडयार नदी के पानी से चेन्नई में बाढ़ भी आ चुकी है। लेकिन आज इतनी बुरी हालत इसलिए हुई क्योंकि चेन्नई में बिना डिजास्टर प्लानिंग वाला विकास हुआ है, यानी बिना सोचे समझे विकास किया गया। जिस इलाके में कभी अडयार नदी की बाढ़ आती थी वहां आज एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया। एक दौर में बाढ़ प्रभावित रहे कोयम्बेडु इलाके में बस टर्मिनल बना दिया गया। पल्लीकरनाई की दलदली भूमि पर एक्सप्रेसवे और बाईपास रोड बना दी गई। कई नालों पर आईटी कॉरिडोर्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम के SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। जिन जगहों पर पानी की निकासी के साधन होने चाहिए थे वहां कई रिहायशी कॉलोनियां बना दी गई हैं। यानी विकास के नाम पर चेन्नई शहर से खिलवाड़ किया गया है। अब हम आपको इस फर्क को समझाने के लिए आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। सैटेलाइट से ली गई ये दोनों तस्वीरें चेन्नई के MRC नगर की हैं। पहली तस्वीर सन 2001 में ली गई थी, जबकि दूसरी तस्वीर 2015 की है। 2001 में ली गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि MRC नगर के ज्यादातर हिस्से में पानी दिख रहा है या फिर खाली जमीन पड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप ये साफ देख पाएंगे कि जिन इलाकों में पानी या खाली जमीन हुआ करती थी वहां अब पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और तस्वीर में वो इलाके कई बिल्डिंग से भरे हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये फर्क है 2001 और 2015 में। चेन्नई में 30 वर्ष पहले दलदली जमीन का 5000 हेक्टेयर का क्षेत्र था, जो 2007 तक इसका सिर्फ 10% रह गया और 90% दलदली जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। चेन्नई के पहले सीवेज सिस्टम का प्लान 1860 में बना था और इसके बाद 1960 के दशक में इसे सुधारा भी गया था। लेकिन इसके बाद सीवेज सिस्टम की हालत लगातार खराब होती चली गई और 2011 में आई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की एक स्टडी रिपोर्ट ये कहती है कि चेन्नई में 2847 किलोमीटर की सड़कें हैं, लेकिन पानी की निकासी के लिए बनी नालियों की लंबाई सिर्फ 855 किलोमीटर है। इसी तरह चेन्नई की 19 बड़ी झीलों का क्षेत्रफल 1130 हेक्टेयर से करीब 645 हेक्टेयर हो गया घटकर। यानी शहर की वाटर बॉडीज या जलाशयों में बारिश के पानी को संभालने की क्षमता बेहद कम हो चुकी है। अब आप समझ गए होंगे कि चेन्नई में दरअसल हुआ क्या है। यहां पर हम एक और आंकड़ा आपको दिखाना चाहेंगे और इस आंकड़े को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि तमिलनाडु सरकार चेन्नई के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कितनी गंभीर है। 2009 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत 633 करोड़ रुपए दिए थे। ये पैसे चेन्नई शहर के नालों को ठीक करने के लिए दिए गए थे, लेकिन 2014 तक तमिलनाडु सरकार सिर्फ 394 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई और इसके बाद भी शहर के नालों का क्या हाल हुआ, इसकी पोल बारिश ने खोल दी है। अब हम चेन्नई के ड्रेनेज सिस्टम का भी एक DNA टेस्ट करेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है। पिछले 5 वर्षों में
चेन्नई के ड्रेनेज सिस्टम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन चेन्नई का सिस्टम प्रशासनिक और टेक्नोलॉजी दोनों स्तरों पर बुरी तरह फेल हो गया। ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइन और प्लानिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। बारिश से पहले चेन्नई प्रशासन ने यह दावा किया था कि 1860 किलोमीटर लंबे ड्रेनेज नेटवर्क से 6200 मीट्रिक टन कीचड़ हटाया गया है। चेन्नई प्रशासन का दावा था कि ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने के लिए 250 से ज्यादा मशीनें लगाई गई थी, लेकिन अब यह साफ है कि ड्रेनेज सिस्टम पर ठीक से काम नहीं किया गया, और अगर ऐसा होता तो आज चेन्नई शहर बाढ़ में इस तरह नहीं डूबता। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि चेन्नई वैसे ही एक निचला इलाका है, इसलिए यहां जल भराव से निपटना आसान नहीं है। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन सिंगापुर चेन्नई से भी ज्यादा निचला इलाका है और वहां चेन्नई से भी ज्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी सिंगापुर में ऐसी स्थिति नहीं आती। अगर गौर से देखा जाए तो सिर्फ चेन्नई नहीं, यह भारत के हर शहर की कहानी है। किसी भी शहर के पास ऐसा सिस्टम नहीं है जो भारी बारिश और बाढ़ में जनता को तकलीफ से बचा सके। और ऐसा नहीं है कि बारिश और बाढ़ सिर्फ भारत के शहरों में आती है। प्राकृतिक आपदा कहीं भी आ सकती है, वो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर भारत हो। लेकिन बारिश और बाढ़ से जितना भारत के शहर परेशान होते हैं, उतने परेशान यूरोप और अमेरिका के शहर नहीं होते, क्योंकि वहां पर शहरों में ऐसा सिस्टम बनाया जा चुका है जिससे ऐसी किसी भी स्थिति के सामने आने पर कम से कम परेशानी हो। अब दुनिया के अलग अलग देशों से शिक्षा लेने का वक्त आ गया है, और आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कुछ चुनिंदा शहर बारिश, बाढ़ और गंदगी से कैसे निपटते हैं। बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए नीदरलैंड से सीखा जा सकता है, जहां 27% जमीन समुद्र तल से नीचे है। इस निचले इलाके में करीब 21% आबादी रहती है, लेकिन नीदरलैंड्स ने आज से 400 वर्ष पहले ही ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर लिया था। 430 नगर निकायों में कारगर ड्रेनेज सिस्टम है। जगह जगह पंपिंग स्टेशन बने हैं जो बारिश और बाढ़ के पानी को बाहर निकालते हैं। यहां ड्रेनेज के लिए नहरों का एक सिस्टम है और वक्त वक्त पर यहां पर नदियों की गहराई भी बढ़ाई जाती है। सिंगापुर में भी कुछ ऐसा ही ड्रेनेज सिस्टम है। सिंगापुर में सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है। प्लास्टिक की थैली और खाने का पैकेट सड़क पर फेंकते पाए गए तो 61,000 रुपए का जुर्माना और 12 घंटे तक सफाई करने की सजा मिल सकती है। हमारे शहरों में भी गंदगी की वजह से ही कई जगह पानी भर जाता है, इसलिए सफाई के लिए हम सिंगापुर से प्रेरणा ले सकते हैं। यूरोप के पुराने शहर पेरिस में भी बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है। यहां पर वॉशिंग आउटलेट्स बनाकर सड़कों पर पानी के जमाव को रोका जाता है। इन सभी आउटलेट्स को सीवर लाइन से जोड़ा गया है। सड़कों पर कूड़ा फैलाने पर यहां करीब 3,000 रुपए का जुर्माना तय है। न्यूयॉर्क में भी बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है। यहां पर सिर्फ मैनहट्टन इलाके का ड्रेनेज आउटपुट ही 15 करोड़ गैलन प्रतिदिन से ज्यादा हो जाता है। लेकिन वहां की व्यवस्था इतनी शानदार है कि इस सीवेज और कूड़े से बायोसॉलिड्स बनाए जाते हैं, जिन्हें गोल्फ कोर्स में, शमशान में और फर्टिलाइजर तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम है। न्यू ऑर्लिन्स में हर 3 साल में कम से कम 2 हरिकेन तो आते ही हैं। यहां हर वर्ष 5 फीट से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन कभी भी पानी के भराव की समस्या नहीं होती। अमेरिका में कटरीना तूफान के बाद न्यू ऑर्लिन्स में ड्रेनेज वाली नहरों पर 3 बड़े पंप स्टेशन बनाए गए और 80 मील की दूरी तक के इलाके को इससे जोड़ा गया।
चेन्नई के लोगों ने जब आज देश की संसद में असहनशीलता जैसे मुद्दों पर बहस होते हुए देखी होगी तो वो बहुत दुखी हुए होंगे। लेकिन देश के बाकी हिस्सों के लोगों को इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज चेन्नई में ये सब हो रहा है, कल दूसरे इलाकों का नंबर भी आ सकता है, कल आपका नंबर भी आ सकता है, आपके शहर का नंबर भी आ सकता है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके शहर या आपके गांव में भी स्थिति इससे बेहतर नहीं होगी। इसी के साथ हम देश भर के वोटर्स को सावधान करना चाहते हैं कि वो चुनावों के दौरान और चुनावों से पहले दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के चक्कर में ना पड़ें। बहुत सारे नेता आपको मुफ्त सोना चांदी या फिर मुफ्त कलर टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन का झांसा देते हैं। उनकी मंशा ये होती है कि आप इन मुफ्त की चीजों के चक्कर में बड़े मुद्दों को भूल जाएं। इसलिए आपको अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से बड़े मुद्दों की बात करनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम की बात करनी चाहिए, बिजली, सड़क और पानी की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए।